हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से एग्ज़ाम गया होगा आप सबका SBI PO का। और चलिए आइए क्वेश्चंस करते हैं। टाइम तो वेस्ट करना ही नहीं है। देखो, कुछ भी मैं बोलूँ, कुछ भी बात करूँ, ठीक, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है जो आजकल की दुनिया में आपको नेट पे ना मिले, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो आपको किसी ना किसी सोर्स से मिल ना रहा हो, ठीक है। आप इतनी दिन में इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, इतनी सारी चीज़ें सुनते हैं कि आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ न्यू रोज़ सीखने को मिलता ही होगा, ठीक। तो उस न्यू वाली लिस्ट में आज की करंट अफेयर को ऐड करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, पहला क्वेश्चन है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड, ठीक है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट इज़ PCI। अच्छा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI का हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, इनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है। अगर मैं PCI की बात करूँ तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसके किसकी बात करेंगे, प्रेसिडेंट की बात भी करेंगे कि इनके प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। चलो लिख ही लेते हैं। अगर हमने अब लिख लिया है तो PCI दैट इज़ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक। इनके प्रेसिडेंट हैं मोंटू कुमार M पटेल, ठीक है। कौन है? मोंटू कुमार M पटेल, ठीक। ये दो बातें हो गई, ठीक। अब आते हैं अपनी मेन बात पे। मेन बात क्या है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। PCI ने लॉन्च किया है रिवैम्प वर्जन किसका? डिजी फार्म्ड एप्लीकेशन का, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन, रिवैम्प वर्जन निकाला है, ठीक है, PCI ने डिजी फार्म्ड का। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये बताना है। देखो यहाँ पे नॉट लिखा है, अगर आई थिंक इट इज़ विजिबल, नॉट करेक्ट बताना है। तो डिजी फार्म्ड वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन 2020, कि जो डिजी फार्म है वो 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ था, बिल्कुल सही है। जो एप्लीकेशन है वो ऑपरेट करती है क्लाउड बेस्ड मॉडल पे, इंश्योरिंग एफिशिएंट एंड टू एंड सर्विसेज। ये भी बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है कि ये जो एप्लीकेशन है वो एक क्लाउड बेस्ड मॉडल पे वर्क करती है, जिससे ज़्यादा एफिशिएंसी और सर्विसेज जो हैं, ठीक है, जो इंटरफेस है वो बहुत अच्छा बढ़िया आपको देखने को मिलता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका है कि जो फार्मेसी एजुकेशन है भारत में उसको रेगुलेट करना, ठीक है, उसको बढ़ावा देना, ये भी ठीक है। तो तीनों करेक्ट हैं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो अगर मैं ऑप्शन में जाऊंगी तो नन ऑफ दी अबव जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि सारे ही सही हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक। जो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जैसे मैंने अभी बताया, टू रेगुलेट फार्मेसी एजुकेशन अक्रॉस इंडिया बाय फैसिलिटेटिंग द एनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूट, फार्मासिस्ट, फार्मेसी स्टूडेंट एंड फार्मासिस्ट जॉब सीकर्स। एप्लीकेशन जो है वो एनहेंस्ड है, 4 इंटीग्रेटेड सर्विसेज अपडेट किया है, इसको रिवैम्प किया है इसके वर्जन को, और ये फोकस करता है फर्दर डिजिटलाइजिंग फार्मेसी एजुकेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। जो रिवैम्प वर्जन आया वो बिल्कुल ही अपडेटेड है। उसमें जैसे अभी हमने बात भी की, डिजिटलाइज हो गया है पूरा फार्मेसी एजुकेशन और पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। आगे चलें। एक 22 साल की चेस प्लेयर, नाम है वैशाली रमेश बाबू। नाम रमेश बाबू नाम अगर याद आ रहा हो तो इनके भाई हैं, और इनके भाई का नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, ठीक है। इन्हीं के भाई हैं, ग्रैंड मास्टर हैं वो भी। और इसी के साथ ना ये भाई बहन की जोड़ी पहली ऐसी जोड़ी बन गई है जो ग्रैंड मास्टर्स हैं, ठीक है। इन्होंने बेसिकली शी बिकेम 84th ग्रैंड मास्टर आफ्टर सरपासिंग 2500 रेटिंग ड्यूरिंग 2023 4th एलो ब्रेगेट ओपन जो स्पेन में हुआ है, ठीक है। इसके साथ ये बन गई हैं भारत कौन सी जिन्होंने, देखो पोजीशन पूछ रहा है कि ये कौन सी भी फीमेल बन गई हैं जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का जो टाइटल है वो जीता है, कौन सी महिला बन गई है। तो ये बेसिकली चौथी आई थिंक नहीं, ये आई थिंक हाँ 4th है, ठीक है। 3 और हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये चौथी महिला, भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीता है। और अभी अगर इनकी रैंकिंग की बात करो
तो या रैंकिंग नहीं, सॉरी, अभी इनकी अगर पोजीशन की बात करो तो ये 84th ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। ठीक है, देखते हैं एक बार। वैशाली रमेश बाबू हैज़ बिकम 84th ग्रैंड मास्टर आफ्टर सरपासिंग 2500 रेटिंग ड्यूरिंग 2023 4th एलोब्रिगेट ओपन जो हुआ है बार्सिलोना स्पेन में। इसी के साथ ये तीसरी भारतीय फीमेल बन गई हैं आफ्टर, अच्छा ठीक है, यहीं पे मैं कंफ्यूज हो रही थी, ये थर्ड होगा, फोर्थ नहीं होगा। ठीक है, थर्ड है, फोर्थ नहीं है, पार्डन मी फॉर दैट। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फोर्थ नहीं है, थर्ड है, तीसरी बनी है ये। ठीक, तो यहाँ पे भी सी आंसर होगा। ठीक, शी हैज़ बिकम थर्ड फीमेल आफ्टर कोनेरू हम्पी जो 2002 में, फिर हरिका दोनावली जो 2011 में ग्रैंड मास्टर का टाइटल जिन्होंने जीता था। ये विमेन ग्रैंड मास्टर 2018 में और इंटरनेशनल मास्टर 2021 में बन चुकी हैं। कौन? वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, अभी इनकी रैंकिंग है 11। ठीक है, 84th ग्रैंड मास्टर का टाइटल इनको मिला है और रैंकिंग की अगर बात करूं तो 11वीं है, किसमें? विमेन रैंकिंग में। ठीक है, 11th नंबर पे हैं। मैंने जैसा भी बताया, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा जो हैं ये बेसिकली ग्रैंड मास्टर जोड़ी है भाई बहन की, ये पहली ऐसी जोड़ी बनी है। ठीक है, तो FIG का अगर आप हेडक्वार्टर पूछेंगे तो ल्यूसाने स्विट्ज़रलैंड, और अगर प्रेसिडेंट का नाम पूछेंगे तो अरकादे दवोर्कविच। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट पे देखें। उस इंडियन स्टेट का नाम बताना है जिसने हाल ही में साइन किया है एक MOU नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डेयरी सेक्टर। ठीक है, NDDB ने किसके साथ MOU साइन किया है? NDDB ने असम के साथ MOU साइन किया है। ठीक है, किसके साथ MOU साइन किया है? असम सरकार के साथ MOU साइन किया है। और इस MOU के चलते ना बेसिकली ये क्या करेंगे, जो दूध का उत्पादन है, ठीक है, डेयरी सेक्टर में जो दूध का उत्पादन है वो बहुत बढ़ा देंगे। ठीक, अगर मैं NDDB दैट इज़ हमारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की बात करूं तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो आनंद गुजरात में है। ठीक है, आनंद गुजरात में है। अच्छा, ये फाउंड कब हुआ था? ठीक, ये फाउंड हुआ था, इट इज़ फाउंडेड इन 1965 के, हाँ 1965 में फाउंड हुआ था। और मिनेश शाह जो हैं वो इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, अभी एक और न्यूज़ भी आई थी मिनेश शाह से रिलेटेड, अगर आपको याद है तो वो न्यूज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई वॉन्ट टू सी कि कितने लोगों को वो न्यूज़ याद है। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट पे चलें। ठीक है, अच्छा चलो इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है असम की, उसने बेसिकली एक एम्बिशियस टारगेट है 39 लाख लीटर मिल्क के प्रोडक्शन का। तो इस MOU के तहत सरकार कोशिश करेगी इसे अचीव करने की। ठीक है, गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है लैंड 3 लोकेशंस पे जिस पे ये मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाएंगे, जिन की कैपेसिटी होगी 1 लाख लीटर पर डे की मिल्क प्रोड्यूस करने की। ठीक, इस प्लांट्स के अलावा असम डेयरी डेवलपमेंट प्लान जो है वो इस्टेब्लिश करेगा एक जॉइंट वेंचर, किसके साथ? NDDB के साथ और स्टेट गवर्नमेंट के साथ। ठीक, बेसिकली ताकि जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो और बेटर से बेटर हो जाए। ठीक है, जो आंकड़े कोट किए गए हैं वो तो है ही। आगे चलते हैं। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, टू कमेमोरेट द लाइव्स ऑफ पीपल हु डाइड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, विच गैस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, देखो क्वेश्चन सिंपल सा है कि जो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, देखो ये 2 और 3 दिसंबर की रात को, 2 से 3 दिसंबर की रात को 1984 में ये हादसा हुआ था जिसमें अराउंड 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों इफ़ेक्ट हुए थे। ठीक है, बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी। हुआ क्या था मैं बताती हूँ। देखो, अब पूछ रहा है कि इस जो
ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है इसमें कौन सी गैस थी, ठीक है। तो ये थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड अगर आप बोलोगे तो इसका केमिकल फॉर्मूला होगा C2, इसको लिख लेते हैं नीचे, ठीक है, या चलो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे C2H3NO, ठीक, ये इसका केमिकल फॉर्मूला आप कह सकते हैं, ठीक। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो फैल गई थी, कहाँ फैल गई थी, वो फैल गई थी ये जो हमारा यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का जो प्लांट था, पेस्टिसाइड प्लांट था, उसमें ये गैस फैल गई थी 2 दिसंबर की रात को 1984 में, और कोई स्मेल नहीं होती, ठीक है। इसकी वजह से बहुत लोग वहाँ फंस गए थे, मर गए थे, ठीक है ना। ये भयावह इंसिडेंट्स सबको याद होगा, सब ने इसके बारे में कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ा होगा, ठीक है। अभी 39th बेसिकली भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो 39th एनिवर्सरी आप कह सकते हो थी, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट पे देखें किस एयरपोर्ट कौन सा एयरपोर्ट बन गया है पहला एयरपोर्ट इंडिया में टू इंट्रोड्यूस कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरे मशीन फॉर एफर्टलेस स्क्रीनिंग एक्सपीरियंस। देखो हुआ क्या है ना, जो केम्पेगौड़ा का एयरपोर्ट है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो इंडिया का, भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जिसने कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरे दैट इज़ CTX, ठीक है, CTX शुरू कर दिया। CT स्कैन सुना होगा आपने, ठीक है। तो जैसे मान लो ये एक्सरे है, ठीक है, जिससे आपकी हड्डियाँ, जैसे कभी किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, पैर में लग जाती है, हाथ में लग जाती है, हड्डी टूटती है, तो आप एक्सरे करवाते हो, ठीक है, तो वो ऐसा स्कैन दिखाता है, ठीक। अब CT स्कैन, जैसे मान लो ब्रेन का CT स्कैन होना है, ठीक है, तो जब ब्रेन का CT होगा तो उसमें सारी एक एक चीज़ दिखेगी, ठीक। कहीं पे कोई माइनर अगर प्रॉब्लम भी है, माइनर क्लॉट भी है, तो वो सारी चीज़ें दिखती हैं। उसी तरह अभी क्या हुआ है ना, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरे मशीन लगेगी, दैट इज़ CTX मशीन लगेगी। उससे क्या होगा, अभी क्या होता था, आप एयरपोर्ट पे चेक इन करते थे, ठीक है, बैग में आपके लैपटॉप है, कोई कुछ भी एक्सपायरी सामान है, एक एक सामान निकलवा के देखा जाता था, कई बार जूते, बहुत चीज़ें होती थी, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि फुल बॉडी स्कैन होगा, स्कैन करके दिख जाएगा क्या क्या आइटम्स हैं, अगर लगेगा कि निकलवाने चाहिए तो दे विल से कि आप एक बार निकाल के दिखाओ। अगर उन्हें डाउट नहीं होगा, चीज़ें जैसा क्लियर दिखेंगी, चीज़ें क्लियर दिखेंगी, ठीक है, तो अगर उन्हें कोई डाउट नहीं होगा तो दे विल से कि ठीक है आप जा सकते हैं। तो प्रोसेस बहुत स्मूथ, बहुत आसान बन जाएगा दिसंबर के एंड तक, ठीक है, दिसंबर के एंड तक ये बेसिकली पूरा प्लांट जो मशीन है पूरी फंक्शनल हो जाएगी, ठीक है। CTX मशीन जो है पूरी फंक्शनल हो जाएगी दिसंबर के एंड तक, ठीक। CTX मशीन जो है वो ऑटोमेटिक ट्रे रिट्रीवल सिस्टम के तहत इंटीग्रेटेड है और फुल बॉडी स्कैन करेगी और सिक्योरिटी मेजर्स में भी योगदान देगी, एफिशिएंसी बढ़ाएगी, ठीक है। तो ये ऑपरेट करेगा, KIA ऑपरेट करेगा बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को, जिसने इनिशिएट किया है अभी ट्रायल बेसिस पे इस मशीन को, ठीक है। आगे चलें, देखो यूनियन कैबिनेट जो जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चेयर किया है, उसने अप्रूव किया है, क्या अप्रूव किया है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पीरियड ऑफ 2024 to 25 एंड 25 to 26। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो बतानी है। देखो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है क्या कि ड्रोन्स समझते हैं आप सभी लोग, है ना, मूवीज़ में देखे हैं, बहुत जगह देखे हैं, ठीक। अब मैं ड्रोन की पिक्चर लेके आऊँ, कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। तो ड्रोन होगा क्या, अब 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन दिए जाएंगे, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी कैसे ड्रोन उड़ाना है, कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो 15,000 जो महिलाएं होंगी वो क्या कर सकती हैं, वो उस ड्रोन को किसान को दे सकती हैं, ताकि एग्रीकल्चर में
वो मतलब एग्रीकल्चर वर्क में बेसिकली वो आसानी से हेल्प कर सके ड्रोन्स किसानों को, ठीक है। उसके बदले वो महिलाएं क्या ले सकती हैं, रेंट ले सकती हैं, ठीक है। और एनुअल रेंट जो अभी रखा गया है अराउंड 1 लाख तक का दे कैन अर्न, ठीक है। 1 लाख तक का रेंट ले सकती हैं, दे कैन अर्न दैट, ठीक। ये तो था एक ब्रॉड व्यू। अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी गलत है कौन सी सही, ठीक। चलो, ट्रू स्टेटमेंट पूछी है, दैट मीन्स करेक्ट पूछी है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, स्कीम एम्स टू प्रोवाइड सस्टेनेबल बिजनेस एंड लाइवलीहुड टू सपोर्ट 50,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अभी मैंने आपको बताया कि ये 50 नहीं है, इनकरेक्ट है, ये 15 है, ठीक है। 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बेसिकली लाइवलीहुड देगा, बेनिफिट पहुंचाएगा, ठीक है। क्योंकि 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इसी के तहत ड्रोन्स दिए जाएंगे और ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ठीक है। 15 दिन की ट्रेनिंग है ऑलमोस्ट। ये स्कीम का जो आउटले है वो बिल्कुल ठीक है, 1261 करोड़ का है। अंडर दिस स्कीम सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस ऑफ 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ड्रोन एंड एक्सेसरीज ancillary charge of up to 8 lakh will be provided to women self help group for the purchase of drone। ये भी बिल्कुल ठीक है। सेकेंड और जो थर्ड स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट करेक्ट क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया, तो सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है, दैट मीन्स बोथ सी आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। देखो इसके बारे में देखते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि 15,000 सेलेक्टेड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 2023 से 24 और 25 से 26 के पीरियड के लिए बेसिकली ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे और रेंटल प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर प्रोवाइडिंग रेंटल सर्विसेज टू द फार्मर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, जैसे मैंने अभी बताया, जिसकी एटलीस्ट जो अर्निंग होगी वो 1 लाख रुपए पर एनम साल की होगी, ठीक है। जो भी 18 साल से अबव सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं हैं वो 15 दिन की ट्रेनिंग लेंगी, जिसमें से 5 तो जो ड्रोन की पायलट ट्रेनिंग होती है वो मिलेगी, और 10 दिन की जो ट्रेनिंग होगी वो एग्रीकल्चर पर्पज से कैसे आप ड्रोन को यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं, वो मिलेगी। अगर कोई मेंबर है, ठीक है, फैमिली का, जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग या मैकेनिकल वर्क कर सकता है ड्रोन के, तो उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी इसी स्कीम के तहत, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट पे देखें। देखो HDFC सिक्योरिटीज़ ने लॉन्च किया है मोबाइल ट्रेडिंग ऐप, जिसका नाम है मोबाइल ट्रेडिंग ऐप ऑन AWS क्लाउड। AWS क्या है? अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, ठीक है, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के क्लाउड पे, ठीक। देखो HDFC सिक्योरिटीज़ ने लॉन्च किया है मोबाइल ट्रेडिंग ऐप अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के क्लाउड पे। तो उस ऐप का नाम क्या है? उस ऐप का नाम है HDFC स्काई, ठीक है। क्या नाम है? HDFC स्काई। हेडक्वार्टर कहाँ है HDFC सिक्योरिटीज़ का? इनका मुंबई में महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। अच्छा, इनके जो MD और CEO हैं वो कौन है? धीरज रेले, ठीक है, धीरज रिले MD और CEO हैं, ठीक। कौन है? MD एंड CEO, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। आगे चले, ऐप का नाम है HDFC स्काई। देखो HDFC सिक्योरिटीज़ लीडिंग इन्वेस्टमेंट सर्विसेज है, इसने मोबाइल ट्रेडिंग ऐप HDFC स्काई के नाम से लॉन्च किया है, ठीक है। विद Amazon वेब सर्विस HDFC सिक्योरिटीज़ एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इट्स annual IT infrastructure and management cost up to 50% of as compared to using on premises infrastructure। जो HDFC स्काई है वो देगा इन्वेस्टर्स को एक्सेस टू स्टॉक मार्केट एट अ स्केल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन पर सेकंड। 1 सेकंड में बैठ के हज़ारों ट्रांजैक्शंस की जा सकती है, इतना फिजिबल सूटेबल होगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, ठीक है, और ट्रैक करना HDFC स्काई ऐप के मदद से। आगे चलते हैं। हेडक्वार्टर पूछा है CSB बैंक का कहाँ पे है, ठीक है। CSB बैंक का हेडक्वार्टर है त्रिशूर केरला में। अब ये क्यों न्यूज़ है वो भी देख लेते हैं। पहली बात, हेडक्वार्टर पूछा था वो हमने बता दिया। अच्छा, MD और CEO की अगर हम बात करें तो MD और CEO है प्रलय, ठीक है, क्या नाम है पूरा? प्रलय मंडल, ठीक।
प्रलय मंडल नाम है, MD और CEO। अब न्यूज़ क्या है उस पर चलते हैं। देखो हुआ क्या है ना कि स्टेक्स जो हैं पहले 15% लिए थे, अब 26% स्टेक ले लिए हैं CSB बैंक में FIH मारुतिज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने, और अब इनके शेयर्स हो गए हैं 49.72%। ठीक है, इसीलिए इस न्यूज़ को कंसीडर करते हुए हेडक्वार्टर पूछ लिया। ठीक, आगे चलें, नेक्स्ट पे चलें। दिसंबर के महीने में अभी RBI ने इम्पोज किया है मॉनेटरी पेनल्टी। कितने रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज किए हैं HDFC बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका पे, और किस लिए पेनल्टी इम्पोज की गई है? फॉर द वायलेशन ऑफ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FIMA। ठीक है, FIMA के अंडर बेसिकली 10,000 रुपये की पेनल्टी इम्पोज की गई है HDFC बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका पे। ठीक है, एंड ये अगर प्रोविज़न की बात करोगे तो ये RBI ने बेसिकली जो उसकी पावर है, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, पावर किस में है? RBI बैंक अंडर पावर किस में है? अंडर द सेक्शन 11(3) ऑफ FEMA 1999। ठीक है, सेक्शन 11(3) ऑफ FEMA 1999, इसमें जो उनकी पावर दी गई है उन्हें पेनल्टी लगाने की, उसके तहत 10,000 की पेनल्टी दोनों पे HDFC बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका पे लगाई गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। बोस कृष्णामाचारी ये फीचर किए गए हैं 2023 की पावर 100 लिस्ट में। ठीक है, और ये एनुअली रैंकिंग आती है उन लोगों की जो आर्ट से संबंधित हैं। ठीक है, कला से संबंधित हैं, और ये प्रिपेयर की जाती है आर्ट रिव्यू के द्वारा। आर्ट रिव्यू एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, रिनोड एंड ऑथोरिटेटिव मैगजीन है। ठीक है, बेसिकली मैगजीन, और ये जो है बेसिकली पर्सन ये किस आर्ट से एसोसिएटेड है। ठीक है, इनकी जो फ़िलहाल अभी अगर आप पावर 100 में रैंकिंग की बात करोगे तो इनकी रैंकिंग 38 आई है। ठीक है, इनको आप स्ट्रीट्स पे पेंटिंग बनाते हुए देखोगे तो पेंटर हैं पहली बात। ठीक है, एसोसिएटेड हैं पेंटिंग से, बोस कृष्णामाचारी। ठीक है, ही हैज़ क्यूरेटेड द murals ऑफ मानवीरम स्ट्रीट इन तिरुवनंतपुरम केरला, ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल एंड क्लॉनिकल आर्किटेक्चर, फोटोग्राफी एग्जीबिशन एंड कंटेक्चुअल कॉस्मोलॉजीज़। 3 और इंडियंस हैं जो पावर 100 की लिस्ट में हैं। ठीक है, उनमें से प्रतीक राजा और प्रियंका राजा हैं, गैलरिस्ट हैं, को फाउंडर हैं एक्सपेरिमेंटर के, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, 62वीं रैंक है, 62 रैंक है। ठीक है, दयानिता सिंह फोटोग्राफर हैं दिल्ली से, 78 रैंक है, और नताशा गिनवाला एक इंडिपेंडेंट क्यूरेटर हैं, रिसर्चर हैं और रैंकर हैं और राइटर हैं। ठीक है, इनकी रैंक है 94th। तो ये चारों लोग जो लिस्ट में हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पावर 100 की लिस्ट में जो चारों लोग हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। इनकी रैंक मैंने आपको बता दी 38 है। ठीक है, बाकी रैंक 62, 78, 94 ये अब आपको पता चल ही गई हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वी विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फॉर नाउ।